हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जो आप लोग का यूपी पीजीटी कॉमर्स का अभी एग्जाम होने वाला है, जिसकी डेट अभी नहीं आई है, संभावना है कि जल्द ही आ जाएगी, लेकिन इसके लिए हमारी तैयारी करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, एग्जाम जब भी होगा उतनी ही आपके लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल होगा। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं हम उसको भी सॉल्व करें, जिससे कि हमें ये पता चले कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। तो 2021 में जो पेपर हुआ है यूपी पीजीटी कॉमर्स का, उसे हम सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में 20 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, उसी के आगे से 21 क्वेश्चन आज के वीडियो में रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा और मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। आइए शुरू करते हैं इसमें और 21st क्वेश्चन लेते हैं। व्यवसायिक पूर्वानुमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इन केस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर आपसे पूछा है क्या करेक्ट नहीं है, यानी कि क्या रॉन्ग है, फॉल्स है। अल्प विस्तार पूर्वानुमान दीर्घ विस्तार पूर्वानुमान से कम सही होते हैं। शॉर्ट रेंज फोरकास्ट आर लेस एक्यूरेट देन लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। और श्रेणी पूर्वानुमान के अंतर्गत गत अनुभव से प्राप्त समंकों का विश्लेषण किया जाता है। अंडर टाइम सीरीज फोरकास्टिंग डाटा ऑब्टेन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इज एनालाइज्ड। निर्देशांक पूर्वानुमान की विधियों में से एक है। इंडेक्स नंबर्स इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। व्यावसायिक पूर्वानुमान की न्यूनतम प्रवृत्ति को सर्वोपयुक्त रेखा भी कहते हैं। लीस्ट स्क्वायर्स मेथड ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग इज आल्सो नोन एज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। यहाँ पर आपसे पूछा है क्या सही नहीं है, क्या गलत है, इनकरेक्ट है। किससे रिलेटेड? बिजनेस फोरकास्टिंग, यानी कि जो व्यवसाय में बिजनेस में हम पहले से अनुमान लगाते हैं, क्योंकि जो बजट बनाया जाए, चाहे कोई भी हम नियोजन प्लानिंग करनी होती है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है हमें फोरकास्टिंग करना। पहला स्टेप फोरकास्टिंग ही रहता है, पूर्वानुमान रहता है। तो पूर्वानुमान से रिलेटेड क्या इसमें से करेक्ट नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि अल्प विस्तार पूर्वानुमान जो होते हैं वो दीर्घ विस्तार पूर्वानुमान से कम सही होते हैं। यही वाला पॉइंट ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्प विस्तार यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो ज्यादा एक्यूरेट होगी इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि भविष्य में जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो बहुत सी चीजें बदल सकती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज बदल सकती हैं, जो भी अभी करेंट में इकोनॉमिक की सिचुएशन चल रही है अर्थव्यवस्था की, वो भी चेंज हो जाएंगी, बहुत से रेट्स चेंज हो जाएंगे, टैक्सेशन चेंज हो जाएंगे, बहुत कुछ बदल जाएगा लॉन्ग टर्म में। डिमांड बदल सकती है लोगों की, फैशन बदल सकता है, आदतें बदल सकती हैं, रुचियां बदल सकती हैं, बहुत सी चीजें चेंज हो सकती हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में कम चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर जो आप एक पूर्वानुमान फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो ज्यादा एक्यूरेट रहती है कंपेरिजन टू लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर एक आंसर जो है आपका जो गलत दे रखा है वो ए ही हो जाएगा। बी पॉइंट जो कह रहा है कि जो टाइम सीरीज से रिलेटेड आप लगाते हैं, कालश्रेणी का यूज किया जाता है, तो पिछले अनुभव या जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बेसिस पे होता है, करेक्ट है वाला पॉइंट। सी पॉइंट में जो निर्देशांक पूर्वानुमान की विधियों में से एक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा कि जो इंडेक्सिंग होती है वो भी एक तरह से फोरकास्टिंग के लिए ही यूज की जाती है। और जो डी है कि व्यवसायिक पूर्वानुमान की न्यूनतम प्रवृत्ति को सर्वोपयुक्त रेखा भी कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पर गलत क्या है? ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टेलर के क्रियात्मक संगठन में टोली नायक, इन टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग ग्रैंड बॉस, कार्य की गुणवत्ता की जांच करता है, इंस्पेक्ट्स क्वालिटी ऑफ वर्क, आदेश और निर्देश जारी करता है, इशूज ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, उपकरण और मशीनें तैयार करवाता है, सेटअप टूल्स एंड मशीन्स, उत्पादन लागत के निर्धारण के लिए आंकड़े संकलित करता है, कंप्लाइज डाटा फॉर असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहली बात तो यहाँ पर टेलर की कही जा रही है। टोली नायक की बात जब भी आएगी तो किसने दिया था? ये टेलर के द्वारा दिया गया था। किससे रिलेटेड है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपके 2-3 पॉइंट क्लियर हो गए इस क्वेश्चन में। अब ये कह रहा है कि क्या होता है या उसका कार्य क्या होता है। तो कार्य क्या होगा उसका? उपकरण व मशीनें तैयार करवाना, सेटअप टूल्स एंड मशीन। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, जो टोली नायक है वो किससे रिलेटेड होता है? तो लोअर मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। 3 स्तर का होता है, 3 लेवल मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल जो रहता है। यहाँ पे ये लोअर लेवल से रिलेटेड रहेगा जो टोली नायक होगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
इसका काम मेनली क्या होता है, जो गैंग बॉस होगा इसको गैंग बॉस भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है कि संगठन के कर्मचारियों को आवश्यक सामग्री और संसाधन उपलब्ध कराना, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है मटेरियल की या फिर जो अदर रिसोर्सेज चाहिए हैं वो अवेलेबल करवाना इसका काम होता है, जिससे कि काम सही ढंग से हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान में रखते हुए एक सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। कोई दो हो सकते हैं या फिर कोई एक होगा या तो दोनों ही नहीं होंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार प्रथम चरण में जन्म दर निम्न होती है किंतु मृत्यु दर ऊंची होती है। According to the theory of demographic transition, in the first stage, birth rate is low but death rate is high. उनके मध्य अंतर अधिक होता है। The difference between them is high. केवल एक सही है, बी सही है, दोनों सही है या फिर दोनों ही सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा कि इसमें से जो पहला पॉइंट कह रहा है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो बर्थ रेट होता है वो लो रहता है और जो डेथ रेट होता है वो हाई रहता है, ये गलत हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि उनके मध्य अंतर जो होता है बिटवीन वो हाई रहता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों ही पॉइंट क्या है, गलत है, तो ना तो ए और ना तो बी। तो ये जो सिद्धांत है जनसांख्यिकीय संक्रमण का, इसमें क्या रहता है कि उन समाजों में उच्च जन्म दर रहेगी, उच्च शिशु मृत्यु दर रहती है, उनमें क्या बदलाव आए हैं, क्या हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं अभी तक, उसको संदर्भित करता है, उसको बताता है। जो कि न्यूनतम प्रौद्योगिकी शिक्षा, विशेष रूप से महिलाओं की यहाँ पर बात की जा रही है, और आर्थिक विकास के साथ है। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर उन समाजों में है जो उन्नत प्रौद्योगिकी शिक्षा और आर्थिक विकास के साथ होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी अंश के निर्गम मूल्य पर अंकित मूल्य का आधिक्य कहलाता है। एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड प्रॉफिट, डिस्काउंट, लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंश के निर्गम मूल्य पर अंकित मूल्य का आधिक्य, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है वो ज्यादा है और जो इसका निर्गम मूल्य है वो कम है, यानी कि फेस वैल्यू ज्यादा है, इशू प्राइस कम है, तो वो क्या कहलाएगा वहां पर, तो वहां पर उसे डिस्काउंट कहा जाता है। मतलब कहने का ये है कि उसका अंकित मूल्य जो है, जो उसका फेस वैल्यू है वो ज्यादा है, लेकिन जब हमने इशू किया है उसे, फेस वैल्यू सपोज कर लीजिए 100 है, लेकिन हमने इशू किया उसे, तो उसे हमने इशू 98 पर ही किया है, यानी कि 2 रुपए का क्या हो जाएगा, 2 रुपए का ये डिफरेंस जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफी कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, और वहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये प्रॉफिट है या फिर प्रीमियम पर किया जा रहा है। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर रहता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तभी आपको समझ में आएगी जितने ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ज्ञात है, गिवन यानी कि क्या दे रखा है आपका, समतांश पूंजी इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख की है, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस है 1 लाख के, डिबेंचर्स है 8% 4 लाख के, टोटल एसेट है 10 लाख की। कैपिटल गियरिंग रेशियो बताना है आपको कि क्या होगा। कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालना है आपको, उसके लिए हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या रहता है, यानी कि इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल पाएंगे इसका सही रेशियो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो आयोग द्वारा पिछली बार जब एग्जाम हुआ है लास्ट ईयर, तो इसको हटा दिया गया था और इसका आंसर जो था वो एफ माना गया है। आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर आप लोग के अकॉर्डिंग क्या होगा। यहाँ पर जो सोल्यूशन आपका दिया गया है वो, क्योंकि इसको निकालने के आपकी जो कैपिटल गियरिंग रेशियो होता है उसका फॉर्मूला मेनली हो जाता है कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स अपॉन हो जाता है फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग फंड, कि जो आपके कितना स्टॉक होल्डर्स हैं और क्या ऐसे फंड्स हैं जो जिस पर इंटरेस्ट आपको फिक्स है, यानी कि इंटरेस्ट आपको देना ही देना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपके रहेगा, कॉमन स्टॉक होल्डर्स कौन से हो जाएंगे, जो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 3 लाख की, और जो यहाँ पर रिजर्व सरप्लस है उसको हम ऐड कर लेंगे 3 लाख प्लस 1 लाख। उसके बाद अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग कौन सा हो जाएगा, यानी कि जिस पर आपको देना ही देना है। तो प्रेफरेंस शेयर्स पर 2 लाख के, इस पर आपको 10% देना ही देना होता है, और जो डिबेंचर्स दे रखे हैं 8% के, उस पर भी आपको देना ही है। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 2 लाख अपॉन 2 लाख प्लस 4 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जब सॉल्व करिएगा तो 4 लाख अपॉन 6 लाख, यानी कि 4 लाख बटे 6 लाख हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0.67:1 हो जाएगा।
ये आंसर, इस हिसाब से आंसर आपका ऑप्शन सी आ रहा था, लेकिन जो आयोग है उसने इस क्वेश्चन को हटा दिया था, इसको कोई भी आंसर वहां पर नहीं दिया गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अधिकार प्रतिनिधान करते समय वरिष्ठ प्रदान करता है। While delegating authority, a supervisor delegates केवल अधिकार, ओनली अथॉरिटी, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार, उत्तरदायित्व एवं उत्तरदेयता, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व एवं उत्तरदेयता, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अधिकार प्रतिनिधान यानी कि जो प्रत्यायोजन किया जाता है अधिकारों का, तो वरिष्ठ जब प्रदान करते हैं यानी उसको डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी को, तो किन चीजों को डेलीगेट करते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो वहां पर क्या करते हैं, सिर्फ अधिकार अथॉरिटी ही नहीं देते, जब आप अथॉरिटी किसी को दे रहते हैं कोई काम करने के लिए, तो वहां पर उसका उत्तरदायित्व भी बन जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्पादन लागत होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मूल लागत प्लस कारखाना परिव्यय, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। क्वेश्चन क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आपने कॉस्ट शीट पढ़ी होगी, तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले जो हमारी आती है वो प्राइम कॉस्ट आ जाती है। प्राइम कॉस्ट कैसे निकल के आती है, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको ऐड करने पर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल, इनको तीनों को ऐड करके हम जो निकालते हैं तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाती है। इसमें हम क्या प्लस कर देते हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं जो वर्क ओवरहेड हो जाते हैं आपके, उनको हम ऐड करते हैं, कारखाना परिव्यय, उनको ऐड करने के बाद हमारी यहाँ पर टोटल में निकल के आ जाती है वर्क कॉस्ट, यानी कि जो हमारी कारखाना लागत है वो निकल के आती है। फिर हम उसमें क्या ऐड करते हैं, उसमें फिर हम ऐड करते हैं जो कारखाना हमारे ऑफिस ओवरहेड्स होते हैं, जो ऑफिस ओवरहेड्स हैं हम उनको ऐड करते हैं यहाँ पर, तब निकल के हमारी क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ जाती है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं या फिर आप ऑफिस कॉस्ट भी कह सकते हैं, दोनों चीजें यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी, वो निकल करके हमारी आ जाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपके दे रखा है, तो वहाँ पर बी ऑप्शन में ऑफिस ओवरहेड्स चाहिए या आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हो जाते हैं, सेम ही रहेगा। तो जब कारखाना लागत इस फैक्ट्री कॉस्ट में या वर्क कॉस्ट है इसमें आप ऐड करते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी आ जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मंदी के बाद आता है आफ्टर रिसेशन कम्स समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, डिप्रेशन, पुनरुत्थान, रिकवरी, स्थिरता, स्टैग्नेशन। क्या आ जाता है, जब मंदी होती है, मंदी के बाद आ जाता है अवनति, डिप्रेशन आ जाता है। सबसे पहले तेजी का दौर रहता है, यानी कि पहले आपका जो भी मार्केट में जो भी वस्तुएं या फिर इकोनॉमिक कह सकते हैं वो अर्थव्यवस्था में उछाल आता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है मंदी की तरफ जाने लगता है, उसके बाद अवनति की तरफ जाता है। बिल्कुल ही इसका अगर हम फिगर कुछ बनाए तो ये ऐसे बनता है, ये मंदी है आपका धीरे धीरे, उसके बाद अवनति की तरफ चला जाएगा, उसके बाद दोबारा से ऊपर की तरफ उठता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आयाचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय यांत्रित किया जा सकता है कहलाता है। द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल देन दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज नोन एज अधिकृत पूंजी, अथोराइज्ड कैपिटल, निर्मित पूंजी, इशूड कैपिटल, प्रार्थित पूंजी, सब्सक्राइब कैपिटल, संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अयाचित पूंजी का ऐसी पूंजी जिसको अभी तक याचना जिसकी नहीं की गई है, यानी कि जिसको अलग करके रखा गया है और तब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे जब तक कि कंपनी के समापन का समय नहीं आ जाता, तो वो क्या कहलाती है, वो हो जाती है संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साझेदारी का समापन जिस कारण हो सकता है वह है द पार्टनरशिप मे कम टू एन एंड ड्यू टू द साझेदार की मृत्यु, डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी साझेदार का दिवालिया होना, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, सभी साझेदारों की सहमति द्वारा, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ देम। यानी कि जो साझेदारी होती है, पार्टनरशिप होती है, उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, वाइंड अप कैसे होगी, वो किस तरह से समापन उसका होगा। तो किसी एक साझेदार की मृत्यु होने पर भी हो सकता है, तो एक साझेदार दिवालिया हो जाएगा तब भी वहां पर साझेदारी समाप्त हो जाती है। अगर सारे साझेदार मिलकर आपसी कंसेंट से चाहे तो भी समाप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों ही मेथड हो जाएंगे, तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर तीनों ही तरीके से, तीनों ही मेथड से एक साझेदारी का समापन हो सकता है। किसके अनुसार बताया गया है, साझेदारी अधिनियम जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसके अनुसार बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
स्थायी संपत्तियों पर ह्रास की गणना की जाती है। द डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज कंप्यूटेड ऑन देयर। पुस्तक मूल्य पर बुक वैल्यू, बाजार मूल्य पर मार्केट वैल्यू, वसूली योग्य मूल्य पर रियलाइजेबल वैल्यू, अवशेष मूल्य पर स्क्रैप वैल्यू। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उन पर जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है किस बेसिस पे किया जाता है, वो किया जाता है उनकी बुक वैल्यू पर, पुस्तक मूल्य पर, जो उनकी बैलेंस शीट में किसी कंपनी की दे रखा होगा। बुक वैल्यू जो होती है वही कहलाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिभूति प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसीप्ट, आयगत प्राप्ति, रेवेन्यू रिसीप्ट, व्यक्तिगत प्राप्ति, पर्सनल रिसीप्ट, चालू दायित्व, करंट लायबिलिटी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? तो सपोज कर लीजिए जैसे कि कोई शेयर है, उसका जो फेस वैल्यू है उस पर जो उसका अंकित मूल्य 10 रुपए है, अगर उसको जो हम इशू कर रहे हैं वो 12 रुपए पर कर रहे हैं, तो जो 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, यही डिफरेंस क्या हो जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाता है। तो यहाँ पर ये किस तरह की प्राप्ति होती है? ये हो जाती है कैपिटल रिसीप्ट, पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी होती हैं? ऐसी प्राप्तियां या ऐसे रिसिप्ट होती है जो कि लॉन्ग टर्म से आपकी जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है उनसे रिलेटेड हो जाएंगी। तो ये एक तरह से जो अपने कैपिटल है वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, अधिक समय के लिए होती है, तो वो इसलिए वजह से आपकी पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। तो डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड आपकी किसी प्रकार की रिसीविंग हो रही है तो वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। यहाँ पर ये हो जाएगा कैपिटल रिसीप्ट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्या होते हैं? इसको आय के रूप में नहीं माना जाता है, आय के रूप में नहीं होते हैं ये आपके पूंजीगत यानी कि पूंजीगत निधियां होती हैं, ये कैपिटल फंड्स माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसायिक अनुमान की एक तकनीक नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग? कॉस्ट शेयरिंग विश्लेषण, टाइम सीरीज एनालिसिस, विचरण विश्लेषण, वैरियंस एनालिसिस, प्रतिगमन विश्लेषण, रिग्रेशन एनालिसिस, आगत निर्गत विश्लेषण, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यवसायिक अनुमान की बिजनेस फॉरकास्टिंग की टेक्निक नहीं है, कौन सी इसमें से? तो यहाँ पर टाइम सीरीज भी होती है, रिग्रेशन भी होती है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस भी होती है। जो वेरियंस एनालिसिस होता है वो फॉरकास्टिंग की टेक्निक नहीं होती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि बिजनेस फॉरकास्टिंग की जो टेक्निक्स होती हैं, मात्रात्मक तकनीकें हैं, वो कौन सी हैं? बिजनेस बैरोमीटर है, ट्रेंड एनालिसिस मेथड है, एक्सट्रपलेशन मेथड है, रिग्रेशन एनालिसिस है, इकोनॉमिक इनपुट आउटपुट मॉडल है। ये सब नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं या उसके एक्सप्लेनेशन से नए क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और आप भी मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और नीचे मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सम में छेद बिंदु होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज, जहां कुल आगम लागत के बराबर होता है, वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट। जहां कुल आगम कुल स्थिर लागत के बराबर होता है, वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जहां कुल आगम कुल परिवर्तनशील लागत के बराबर होता है, वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जहां कुल आगम कुल लागत से अधिक होता है, वेयर टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स द टोटल कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है इसको शॉर्ट में बीईपी भी बोला जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो बीईपी होता है एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर ना तो आपको कोई लाभ होता है ना ही कोई हानि होती है, इसीलिए से नो प्रॉफिट नो लॉस का भी पॉइंट बोला जाता है, यानी कि कोई प्रॉफिट नहीं होगा ना ही कोई लॉस होता है इस पॉइंट पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो आपके ऑप्शंस में दे रखा है, तो कब होगा बीईपी पॉइंट? जहां पर कुल आगम और कुल लागत जो होगी वो इक्वल होती है, यानी कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है वो बराबर है, तो तभी आपका क्या होगा? ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। जितने का आपने बनाया, जितने बनाने की कॉस्ट आई, सेम उतने पर ही आपने क्या किया? उसे सेल कर दिया, तो आपको कोई आपकी ना प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी 20, 50, 200 अनलिमिटेड। तो यहाँ पर एक निजी कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है। मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। पहले जो 1956 था कंपनीज एक्ट, उसमें कितने थे? 50 थे, लेकिन अब जो आप लोग का कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है उसमें 200 है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 200 है अब आपकी मैक्सिमम लिमिट एक प्राइवेट कंपनी के लिए, और अगर बात की जा रही है पब्लिक कंपनी की तो वहां पर अनलिमिटेड है।
असीमित है, कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम की लिमिट है कि 7 हो सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर मैक्सिमम है 200। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विचतुर्थक को कहा जाता है सेकंड क्वार्टाइल स्कार्ट, माध्य, मीन, मध्य का मीडियन, बहुलक, मोड या फिर में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। जो क्वेश्चन कह रहा है द्विचतुर्थक क्या हो जाएगा, यहाँ पर बात हो रही है Q2 की। तो Q2 को और क्या कहा जाता है, इसे मीडियन कहा जाता है, मध्यिका कहा जाता है। अगर हम एक सीधी रेखा खींचें, इसको तो 20 से 2 भाग में डिवाइड कर दें, तो ये आपका Q2 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आपका मीडियन भी हो जाएगा, ये दोनों ही हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा Q1, ये हो जाएगा हमारा Q3। चतुर्थक क्या होता है, जो किसी रेखा को या किसी समलंब श्रेणी को 4 भागों में विभाजित करेगी। एक हो गया, 2, 3 और 4, ये 4 भागों में विभाजित हो जाती है, ये चतुर्थक कहलाएगा। 20 से डिवाइड करेंगे, Q2 हो जाएगा द्विचतुर्थक और मीडियन आपका इसके बराबर होता है, यानी कि ये दोनों आपस में एक ही निकलेंगे जब आप सॉल्व करेंगे इसे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किए गए वास्तविक व्यय से लागत का निर्धारण कहलाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड इज टर्म्ड एज प्रत्यक्ष लागत लेखांकन, डायरेक्ट कॉस्टिंग, अप्रत्यक्ष लागत लेखांकन, इनडायरेक्ट कॉस्टिंग, ऐतिहासिक लागत लेखांकन, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, मानक लागत लेखांकन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस किए गए हैं उनसे अगर हम लागतों का निर्धारण कर रहे हैं तो क्या कहलाते हैं, यानी कि एक्चुअल में जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले से ही आपने उनको जो एक्सपेंसेस हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आप उनको जो है देख रहे हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, उससे आप अपने अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं, तो वो हो जाता है ऐतिहासिक लागत लेखांकन, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका यूज जो होता है मेनली ये क्या देखने के लिए किया जाता है कि आपने जो पहले से निर्धारित किए थे मानक, एक स्टैंडर्ड बनाया था कि हाँ इतना हमारे एक्सपेंसेस होने चाहिए और एक्चुअल में आपके इतने हुए हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आया है वही आपका क्या हो जाता है, विचरण हो जाता है, वेरिएंस हो जाता है, और उसको ही आपको कंट्रोल करना है। अगर कम आया है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है, ज्यादा आपने एक्सपेंसेस कर दिया तो हमें वहां पर कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 गुणों के संबंध में वर्गों की कुल संख्या होगी। इन केस ऑफ 3 attributes the total number of classes will be 27, 9, 12, 3। तो यहाँ पर 3 गुणों के संबंध में वर्गों की संख्या पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। जब 3 गुण होते हैं तो आपको वर्गों की कुल संख्या 33 होती है या फिर 27 होती है। 33 ऑप्शन में नहीं है आपका, तो 27 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये भी ध्यान में रखना है कि करेक्ट पूछा जा रहा है या नॉन करेक्ट या इनकरेक्ट, अक्सर यहाँ पर भी गलती हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है ये देखते हैं। तो बंदकी लेखांकन और लागत लेखांकन दोनों ही स्वभाव से एक दूसरे के पूरक हैं। मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इन नेचर। प्रबंधकीय लेखांकन का संबंध इस लेखा सूचना से है जो कि प्रबंधन के लिए उपयोगी होती है। मैनेजरियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजुअली टू मैनेजमेंट, दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। प्रबंधकीय लेखांकन केवल परिमाणात्मक सूचनाओं का विवरण सम्मिलित करता है। मैनेजरियल अकाउंटिंग इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ओनली। प्रबंधकीय लेखांकन लागत लेखांकन पर निर्भर होता है। मैनेजरियल अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि क्या सही नहीं है स्टेटमेंट। तो इसमें अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट की कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं स्वभाव से, करेक्ट है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो प्रबंधकीय लेखांकन है लेखा सूचना से जो कि प्रबंधकों के लिए उपयोगी, करेक्ट है। नाम से क्लियर हो रहा है मैनेजरियल अकाउंटिंग है, किस लिए की जाएगी, जो मैनेजमेंट है वो सही डिसीजन ले सके इसलिए की जाती है। जो सी पॉइंट कह रहा है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वहां पर केवल किस इंफॉर्मेशन को सम्मिलित किया जाता है जो क्वांटिटेटिव होती है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। सिर्फ क्वांटिटेटिव को शामिल नहीं किया जाता है, यहाँ पर और भी क्वालिटेटिव भी चीजें देखी जाती हैं, गुणात्मक चीजें भी देखी जाती है, ना कि सिर्फ मात्रात्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों ही तरह की जानकारी जो होती है इम्पोर्टेंट होती है। और जो डी पॉइंट है कि प्रबंधकीय लेखांकन लागत लेखांकन पर निर्भर करता है, करेक्ट है। यहाँ पर अगर आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग आपने ऑलरेडी नहीं कर रखी है तो आप वहाँ पर जो भी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फंड फ्लो है, कैश फ्लो है और भी बीईपी निकालते हैं, रेशियो एनालिसिस निकालते हैं या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, वो सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करी है।
तो ये बाकी के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये सी वाला ही गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तटस्थता वक्रों की विशेषता नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस इन कर्व्स? तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तटस्थता वक्र का प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि दर्शाता है। एवरी पॉइंट ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व शोज इक्वल सेटिस्फैक्शन। तटस्थता वक्र सदैव मूल बिंदु की ओर नतोदर होते हैं। इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्केव टू द ओरिजिन। तटस्थता वक्र अपने अक्षों को नहीं छूते। इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच द एक्सिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो तटस्थता वक्र होते हैं उनकी एक फीचर नहीं है, इसमें से कौन सा है? तो पहला पॉइंट, एक दूसरे को नहीं काट सकते, करेक्ट है, क्योंकि जो आपका फिगर इसका जो बनता है कुछ इस तरह का होता है, तो ये एक दूसरे को नहीं काटते हैं, इस तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये एक दूसरे को नहीं काटते, करेक्ट हो जाएगा ये वाला पॉइंट। प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि दर्शाता है, ये भी करेक्ट है। सदैव मूल बिंदु की ओर नतोदर होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। यही वाला पॉइंट आप यहाँ पर गलत हो जाता है कि जो तटस्थता वक्र होते हैं मूल बिंदु की ओर नतोदर नहीं होते, बल्कि ये क्या होंगे, नीचे की ओर झुके हुए होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। और अपने अक्षों को नहीं छूते, ये भी करेक्ट है। देख रहे होंगे तीनों ही क्या है, अलग अलग हैं। ये जो मेन इनके अक्ष हैं OXY, ये इनको टच नहीं करते हैं, ये सी वाला ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा था क्या फीचर नहीं है, तो यही वाला सी वाला फीचर नहीं होगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें आगे 41 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो सारे पार्ट्स इसके जरूर देख लीजिएगा। धीरे धीरे चलते हैं और चीज़ों को हम आसानी से पूरा डिटेल में समझते चलते हैं, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में टाइम है। उम्मीद है कि दिसंबर तक का आपके एग्जाम हो सकते हैं। देखिए जैसा भी होता है, एग्जाम की डेट्स जो भी आती हैं, लेकिन आपको तैयारी अपनी पूरी रखनी है, जिससे कि जब भी एग्जाम हो आप अच्छे से उसमें परफॉर्म कर पाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।